गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर के स्टार्ट में हम जिन को देखते हैं जो कि कार में बैठा कहीं जा रहा था, लेकिन अभी भी उसके मन में मैथ्यू का ही ख्याल आ रहा था कि जब उसने मैथ्यू को पंच मारा तो वो कितना ज्यादा शॉक होकर अपने फेस पर हाथ रखे वहीं पर बैठ गया था। से याद करते हुए वो कुछ सोचकर बोलता है, हे योमबाल, जब मैं तुम लोगों को मारता हूँ तो क्या तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट होता है? कि मुझसे ये बात सुनकर वो दोनों तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं, बॉस की पंच तो बिल्कुल किसी पावरफुल वेपन से कम नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर जिन सैड होते हुए अपने फेस पर हाथ रख लेता है कि भूल जाओ और चलो मुझे रिपोर्ट दो। वो इस टाइम मैथ्यू के बारे में रिपोर्ट मांग रहा था, जिस पर शेंगची उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से वो बस अपने स्टूडियो में बंद था। इस सारे टाइम में वो आज पहली बार स्कूल गया था और क्लासेस खत्म होने के बाद वो एक पार्टी में चला गया जो कि उसकी फैकल्टी के एक स्टूडेंट ने रखी थी। शेंगची को ये सब कुछ इसीलिए पता था क्योंकि कुछ सबऑर्डिनेट्स मैथ्यू पर नजर रखे हुए थे। इस पर जिन स्माइल करते हुए अपने डायलॉग करके बोलता है, क्या सच में वो एक पार्टी में गया है? लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। फाइनली वो अपनी एज के अकॉर्डिंग काम करने लगा है। हमें शेंगची बताता है, बॉस हम उस पर अच्छे से नजर रखे हुए हैं, आपको किसी भी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर जिन शेंगची को बोलता है, आखिर परेशान कौन हो रहा है? लेकिन हम उसके फेस से ये साफ देख पाते हैं कि उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो सच में इस टाइम सैड फील कर रहा था। इसके बाद सीन दोबारा से पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर तेज म्यूजिक चल रहा था और पिल्स की वजह से बहुत से कपल हाई होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहाँ पर कोई पर्सन पार्टी में पिल सप्लाई कर रहा था। पर्सन बोलता है, क्या ये वही 99% प्योर पिल्स हैं? दूसरा पर्सन बोलता है, डैम मीट, आखिर तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा तो सर पहले से ही घूमने लगा है। इस पार्टी में वही पिल्स हैं जो कि जिनको कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी, यानी कि मेनली वो जिन ही था जिसने कि इन्हें पिल सप्लाई की हैं। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देखते हैं, वो भी इस टाइम काफी ज्यादा हाई था। वो लेडी उसका फायदा उठाते हुए उसके ऊपर चढ़कर किस कर रही थी, इस पर मैथ्यू भी रिप्लाई में उसे किस कर रहा था क्योंकि उसे ये फील हो रहा था जैसे कि वहाँ पर जिन है। इतने में मैथ्यू कुछ सोचते हुए फ्लिंच हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट करवाया? मैं दोबारा कभी भी वेट करने के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और साथ ही पंच की वजह से उसके फेस पर लगी चोट को रब करते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा हर्ट कर रही होगी ना? जिसे सुनकर मैं तो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन इतने में ही जिन दोबारा से उसे किस करने लगा था। वो उसे काफी ज्यादा लवली ट्रीट कर रहा था, जिस पर मैथ्यू उसे पूछता है कि अचानक से तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? मुझे लगा था कि अब तुम दोबारा कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहते। जिस पर जिन अपने क्लोथ मूव करते हुए बोलता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं पूरे टाइम बस यही सोच रहा था कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ ऐसा कब करूँगा। मिस्टर स्कल्पचर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी खास पोज में बैठ जाऊं ताकि तुम मेरा स्केच बना सको? लेकिन मैथ्यू तो कुछ भी नहीं बोलता। जिस पर जिन पूछता है, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे? कैसा रहेगा कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना रोकूं और तुम्हें अपनी मर्जी करने दूं जब तक कि मैं पास आउट नहीं हो जाता। जिसे सुनकर मैं तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए मन में सोचने लगता है, तुम हमेशा ऐसी बातें करके मुझे पूरी तरह से हिला देते हो। मैं जानता हूँ जब तुम्हारा दिल बढ़ जाएगा तुम दोबारा से मुझे खुद से दूर पुश कर दोगे और तुम्हें ये सब कुछ भूलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये सोचते हुए वो खुद से आगे बढ़कर उसे किस करने लगता है। वो पैशनेटली किस करते हुए स्लोली स्लोली उसे अंडरस करने लगा था। जानता हूँ ये सब कुछ मेरे हेड में चल रहा है, यानी कि ये कुछ भी रियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर दफा तुम्हारे इसी सेम ओल्ड मूव की वजह से पागल हो जाता हूँ। इतने में जिन उसके फेस को पकड़कर बुलाने लगता है कि मैथ्यू, क्या हम स्टार्ट करें? लेकिन इन रियलिटी वो जिन नहीं बल्कि वही लेडी थी। मैं तो उसे जिन समझकर फौरन ही उसके ऊपर आ गया था। पर लेडी उसे बोलने लगती है कि जल्दी करो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही मैथ्यू अचानक से रुक जाता है क्योंकि उस लेडी की वॉइस की वजह से वो हल्का सा अपने सेंसेस में आ चुका था।
जिस पर वो फौरन से ही उसे खुद से दूर फेंक देता है और जल्दी से वहां से उठकर दूर जाने का ट्राई करने लगता है। लेकिन दूर जाने की बजाय वो तो वहीं पर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसे टेबल पर बड़ी डिम्पल्स नजर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ चुका था कि इस पूरे टाइम वो डिम्पल के असर में था और वो जल्दी से अपने क्लोथ को पहनकर वहां से जाने लगता है। इसके ऐसे एक्शन को देखकर वो लेडी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैथ्यू तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो गिरते पड़ते दूर तक पहुंच चुका था। हम देखते हैं बाहर वही पर्सन जो कि मैथ्यू पर नजर रखे हुए थे, वो कॉल पर जिनसे बात करते हुए बोलते हैं, यस बॉस, नहीं वो अभी तक यहाँ से नहीं निकला। इतने में दूसरे पर्सन की नजर मैथ्यू पर पड़ती है, जिसे ऐसी हालत में देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो दोनों फौरन से ही भागते हुए उसे फॉलो करने लगते हैं। साथ वो कॉल पर बता भी रहे थे कि हम उसके पीछे हैं। मैथ्यू तेजी से खुद को संभालते हुए वहां से जा रहा था और जाते हुए वो उन्हीं बातों को याद करता है। फैक्ट्री में दो लोग एक दूसरे से पिल्स के बारे में बात कर रहे थे। इसे खाने के बाद एक पर्सन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है, उसे हेल्यूसिनेशन होने लगती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इनके बदले में वो अपनी मेमोरी लूज कर देता है। फिर मैथ्यू ने उनसे पूछा था कि जिस पिल के बारे में वो बात कर रहे हैं इसका क्या नाम है। उन्होंने बताया था कि ये ड्रीम पिल्स हैं। ये सब कुछ झूठ भी था, लेकिन फिर भी मैं ये वर्ड सुनना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी मुझे ये वर्ड्स नहीं बोलोगे। ये सब सोचते हुए वो अपने फेस पर हाथ रखकर बुरी तरह से रोने लगता है और साथ ही वो एक जगह पर अनकॉन्शियस होकर गिर चुका था। स्ट्रीट में कुछ लोग खड़े थे जो कि उसकी ऐसी हालत देखकर पूछते हैं, हे क्या तुम ठीक हो? जो पर्सन ये बोलता है वो कोई और नहीं बल्कि सीईओ था। मैथ्यू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत बड़े गोदाम को देखते हैं। इसमें ड्रीम पिल्स रखी गई थी जो कि पूरे का पूरा ड्रीम पिल से भर चुका था, जिन्हें देखकर एक वर्कर बोलता है, डैम इट, ये तो 99% प्योर पिल्स हैं। आखिर इन सभी की कीमत क्या होगी? जिस पर दूसरा वर्कर बोलता है, तुम्हें ये जानकर क्या करना है, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। इस पर पहले वाला पर्सन बोलता है, जल्द ही सभी स्ट्रीट्स पिल की वजह से हाई हुए लोगों से भरने वाली हैं। हमें तो हर तरफ नशे में पड़े लोग नजर आएंगे। इतने में जिनका एक सबॉर्डिनेट आकर बोलता है, बातें करना बंद करके जल्दी से काम पर लगो। फिर हम जिनको देखते हैं जो कि कॉल पर मैडम चेयरमैन से बात कर रहा था। मैडम चेयरमैन पूछती हैं, ड्रीम पिल्स के साथ तुम क्या करने वाले हो? इस पर जिन बोलता है, मैं जल्द ही इसे मार्केट में रिलीज करने वाला हूँ और साथ ही अपने सभी एसेट्स को सिक्योर भी करूँगा। ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो ये जल्द ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्हें रेजिस्ट कर पाएगा। इसमें मैडम चेयरमैन बोलती हैं, अगर सिर्फ शनाई कंस्ट्रक्शन ही इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो दूसरी फैमिलीज भी चुपचाप ऐसे बैठे नहीं रहने वाली। जिन पूछता है कि आपका मतलब बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन से है? फिक्र मत करो, एट लीस्ट मेरे स्टमक में जो उन्होंने होल किया है, मैं हर हाल में इसका बदला तो लेकर रहूंगा। मैडम चेयरमैन बोलती हैं, जब तक ब्रेंडन तुम्हारे सामने ना हो तुम ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते हो और उसके सामने आते ही तुम बिल्कुल एक डेयर की तरह फ्रीज हो जाते हो, ऐसे कि तुम्हारे माइंड ने काम करना ही बंद कर दिया हो। वो ये बोल ही रही थी कि इतने में योम्बल तेजी से भागते हुए उसके पास आकर आहिस्ता से उसके कान में कुछ बताता है। इसे सुनकर जिन तो वहीं पर फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ कोई भी रिप्लाई ना मिलने पर मैडम चेयरमैन उसे बुलाने लगती है कि डायरेक्टर जिन, तुम्हें क्या हुआ? इस पर जिन उसी शॉकिंग फेस के साथ ही बोलता है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक स्टेज के ऊपर कुछ लेडीज पहले परफॉर्म कर रही थी। इतने में ऑडियंस में बैठी एक लेडी को कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ से कोई पर्सन पूछता है, क्या शो स्टार्ट हो गया? पर वो लेडी पूछती है, क्या तुम आज आ रहे हो या नहीं? तुम्हारी डॉटर तुम्हारे आने का वेट कर रही है। वो पूरे शो के दौरान बस बार बार तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इस पर दूसरी तरह से पर्सन बोलता है, मैं रास्ते में हूँ हनी, तुम शो एंजॉय करो और मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और साथ ही स्माइल करके बोलता है, हाँ हाँ लव यू टू। हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सीईओ है जो कि इस टाइम अपनी वाइफ से बात कर रहा था और उस कार में मैथ्यू भी उसके साथ बैठा हुआ था जो कि अभी भी पूरी तरह से अपने सेंसेस में नहीं आया था।
सीईओ से बोलता है, हे अगर तुम कार में ऐसे ही सोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से खुद को संभाल लो। इस पर मैथ्यू अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचने लगता है, आखिर मैं कहाँ हूँ और ये पर्सन कौन है। ये सोचते हुए वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर सीईओ बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें स्ट्रीट से उठाकर लाया है। क्या तुमने पहली बार पिल्स ली थी या इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही ले ली जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा हाई हो। इस पर मैथ्यू तो अपने फेस पर हाथ रखकर कफ करते हुए सोचने लगता है, वो लेडी जो मेरे पास आई थी उसने जरूर ही पिल्स को ड्रिंक में डाल दिया होगा। सीईओ बोलता है, तुम तो अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें अपनी अच्छे से केयर करनी चाहिए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में जानते हैं कि तुम क्या करने लगे हो। जिस पर उसका ड्राइवर भी स्माइल करते हुए बोलता है, सर अगर आप ऐसे बात करेंगे तो आजकल के बच्चे आपको बूमर कहकर बुलाने लगेंगे, यानी कि ऐसा पर्सन जो बिना बात के उन्हें लेक्चर देता हो। इतने में सीईओ मैथ्यू का बैग उसे देते हुए बोलता है, जब तुम मुझे मिले तो ये बैग तुम्हारे पास था, मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारा होगा। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें किसी हॉस्पिटल में छोड़ दें ताकि तुम अपना प्रॉपर इलाज करवा सको। इस पर मैथ्यू बोलता है, नहीं आपका शुक्रिया। इतने में उसके बैग में पड़ी बुक्स नजर आने लगती हैं जिनके ऊपर उसकी मेजर के बारे में लिखा हुआ था। इसे देखकर सीईओ उससे पूछता है, क्या तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो। तुम जरूरी आर्ट के स्टूडेंट होगे। मेरी बेटी बैले करती है और वो हर बार परफॉर्मेंस देखने के लिए मुझे तंग करती रहती है। इस पर मैथ्यू अपना फेस नीचे किए उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोलता है, मेरे पेरेंट्स इस बारे में नहीं जानते। जब मैं काफी छोटा था तब वो गुजर गए। इसे सुन के सीईओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, जैसे कि वो समझ चुका हो कि इसका और जिनका आपस में क्या रिलेशन है, और पूछता है, तो क्या तुम भी पैट्रिक्स ऑर्फनेज से हो, वही जगह जहाँ पर तुम दोनों मिले थे। और उसी मेमोरी को याद करता है जब जिन काफी ज्यादा हाई था और उसने बोला था, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रोंग होना है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। जब मेरे पास पैसे होंगे और ऐसा घर जो कि लीक ना होता हो तो मैं एक बच्चे को लेने जाऊंगा। प्रेजेंट में ये बात याद करके सीईओ हंसते हुए फौरन से ही मैथ्यू को गले से पकड़कर बोलता है, तो वो तुम थे, वही बच्चा जिसके साथ जिन चैंगवू शुरू से ही बंधा हुआ था। चलो बताओ मुझे, क्या तुम अभी तक बस उसका बिस्तर ही गर्म कर रहे हो या तुम दोनों का रिलेशनशिप इससे कहीं ज्यादा है। मैथ्यू खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है लेकिन हाई होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो सीईओ के हाथ को स्क्वीज करते हुए बोलता है, जिन मेरा मॉडल है। जिस पर सीईओ सोचने लगता है, क्या कहा मॉडल, और वो ये सोचते ही वो उसे छोड़कर पूरी तरह से हंसने लगता है। चैंगवू, वो महान जिन चैंगवू, आखिर किसे पता था कि वो एक बच्चे के साथ इतना ज्यादा नेचुरल भी हो सकता है। ये सुनकर तो वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था। इतने में ड्राइवर पूछता है, सर क्या हमें कंसर्ट हॉल जाना है जहाँ पर आपकी फैमिली आपके आने का वेट कर रही है। इस पर सीईओ बोलता है, आखिर इतनी भी जल्दी क्या है, चलो सबसे पहले अपने इस गैस को ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद सिन जिन की कार की तरफ शिफ्ट होता है, जिसकी लेग्स घबराहट के मारे शेक कर रही थी। वो अपने सर पर हाथ रखे फेस नीचे किए हुए बोलता है, तो तुम लोग मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारी नाक के नीचे से ही वो वहाँ से गायब हो गया। वो कौन था, जल्दी से उसका पता करो। उसे यही लग रहा था कि दोबारा से कोई गैंग जिनसे बदला लेने के लिए मैथ्यू को यूज करने वाली है, बिल्कुल पहले की तरह, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। इस पर शेंगची बोलता है, जिस कार में वो क्या था हम उसे ट्रेस कर रहे थे, तो हमें पता चला कि वो कार इस टाइम आपकी जगह पर है, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं उसी बिल्डिंग में जिनके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। पर जिन जैसे ही उसे चेक करता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था, इस टाइम तुम घर पर नहीं तो तुम कहाँ हो। ये पढ़कर उसे पता चल जाता है कि मैथ्यू इस टाइम सीईओ के साथ है। जिसे पढ़कर जिनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ कार के विंडो में दे मारता है और साथ ही उन्हें रुकने का बोलता है कि अभी कार रोको। ऐसे ही कार रुकी थी तो वो फौरन ही कार से बाहर निकल जाता है। शायद वो नहीं चाहता था कि योमबाल और सेंगची उसकी ऐसी हालत देखें। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो कि इस टाइम मैथ्यू को छोड़ने के बाद वहां से जा रहा था। जाते हुए वो सोचता है, जिन मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट छोड़ा है।
के बाद जब जिन अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो फौरन ही मैथ्यू को ढूंढने लगा था। ढूंढते हुए फाइनली उसे मैथ्यू नजर आ ही जाता है, जो कि अभी भी उसी स्टेट में था और उसके पास सोजू की वही बोतल रखी हुई थी जो कि लास्ट टाइम सियो जिन के लिए लेकर आया था। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस चीज पर जिनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो काफी ज्यादा गुस्सा करने वाला है या मैथ्यू को ठीक देखकर उसे रिलीव्ड फील होगा? जल्दी से सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।